बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। आमतौर पे ऐसी खबरें जुमे को आती हैं, लेकिन आज सोमवार है और मंडे को ही खबर आ गई है। और जो कहा जा रहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट तफसीली फैसला क्यों नहीं जारी कर रही, जल्दी जारी करें। देखें, ये काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ साजिश हो रही है, उनकी एक्सटेंशन नहीं हो पा रही और हुकूमत के साथ ये और वो है। और आज सुबह सवेरे ही सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर 12 जुलाई का वो फैसला जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी गई थी, उसका तफसीली फैसला जारी कर दिया है। और 70 सफ़ात के ऊपर ये मुश्तमिल तफसीली फैसला है जो आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बनफ़्से नफीस तहरीर किया है। अब इस सिलसिले में एक एक करके मैं हर नुक्ते के लिहाज से आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करार दिया। एक तो अगर आपको याद हो कि काजी साहब ने जिन जज साहब को, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को अभी हालिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर शामिल किया है, उन्होंने और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तफसीली फैसले से पहले अपना नोट जारी किया था, इख्तलाफी नोट। और उन्होंने इख्तलाफ किया था, ना सिर्फ इख्तलाफ किया था बल्कि उसके साथ उन्होंने जो कुछ लिखा था यानी फैसले के ऊपर अमल दरामद के हवाले से, उस हवाले से अदालत ने उस चीज़ का भी जवाब दिया है और अदालत ने उसके ऊपर कोई खुशी का इजहार नहीं किया। अदालत ने लिखा है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इख्तलाफी नोट पढ़कर अफसोस हुआ कि दो मुअज़्ज़ज़ जजेस ने कहा कि 12 जुलाई का अक्सरियती जजेस का फैसला आइन के मुताबिक नहीं। दो जजेस ने इलेक्शन कमीशन को 8 अक्सरियती जजेस के फैसले पर अमल दरामद न करने की ऑब्जर्वेशन दी। दो जजेस ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं है। साथ ही जजेस के बारे में इस तरह राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है, लेकिन जिस अंदाज में दो जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा, यह निजाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। अब इसको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए कि आमतौर पर यह होता है कि जो जजेस ये दोनों हैं, नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको काजी फायज ईसा का हम ख्याल जज कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक आपका जो तहम्मुल और जज की शाइस्तगी है उससे कम तर है, ये जज के मनसब के बराबर नहीं था जो आपने गुफ्तगू की है और जिस अंदाज में इख्तलाफ किया। और फिर उन्होंने नंबर 2 पॉइंट के ऊपर काजी साहब के उस जनवरी के फैसले के ऊपर जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान छीना गया था, उनको भी उन्होंने रगड़ा है और कहा है कि बल्ले के निशान की वापसी के केस में पार्टी के आईनी हुकूक यानी पीटीआई के आईनी हुकूक वाजे कर दिए जाते तो यह इबहाम या कंफ्यूजन पैदा ही ना होता। इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बाद अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हुकूक वाजे नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था कि उस वक्त इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका था। आगे लिखा कि पार्टी के अंदरूनी मामले पर शहरियों के वोट के बुनियादी हक को खत्म नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज करार दिया है कि इंट्रा पार्टी आपका एक अंदरूनी पार्टी का मामला होता है, उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के लोगों के जो वोट का बुनियादी हक है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। मजीद लिखा, बल्ले के निशान का फैसला नजर सानी में जेरे इल्तवा है, इसलिए इस पर राय नहीं दे सकते। यानी काजी साहब ये भी पूछते रहे ना कि क्या वो नजर सानी आ गई हुई है कि नहीं हुई, तो उसका भी उन्होंने आज जवाब दे दिया है कि उस हवाले से कि क्या कहते हैं कि उनकी दरखास्त जेरे इल्तवा है। फिर नंबर 3 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनके किरदार को लेकर या कैसे बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीके मुखालिफ के तौर पे केस लड़ता रहा। इलेक्शन कमीशन का काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बायस अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है, जिसके बाद अदालत ने यह करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है उसमें अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। तो उन्होंने इख्तलाफी नोट के ऊपर भी कह दिया, फिर इंतखाबी निशान छीनने को बुनियादी जड़ करार दिया और इलेक्शन कमीशन के किरदार को कि उन्होंने किस तरीके से पीटीआई को पूरे इंतखाबी अमल से बाहर रखने के जो अहकामात हैं, अदालत ने उसको गैर कानूनी करार दिया है। तो उसके बाद उन्होंने जो मजीद तफसीलात लिखी हैं वो ये यहाँ पे आज कल कहा जाता है
कि देखिए जी पीटीआई तो मौजूद ही नहीं थी, तो पीटीआई को आपने कैसे जो है वो रिलीफ दे दिया। तो उन्होंने इस हवाले से इस सवाल का भी जवाब दे दिया और कहा कि पीटीआई की इस केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी तौर पे फरीक बनने की जो दरखास्त है उस पर फैसला पहले किया जाता है। और फिर अदालत ने करार दिया ये कोई आम सिविल किस्म का केस नहीं था, बल्कि ये इंतहाई अहम नौयत का मामला था। और फिर अदालत ने मुकम्मल इंसाफ के उसूल की भी वजाहत की और कहा कि यह अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद मुकदमात में यह वाजे कर चुकी है कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए यानी कंप्लीट जस्टिस करते हुए अदालत किसी तकनीकी उसूल की पाबंद नहीं होती, यानी टेक्निकलिटीज की पाबंद नहीं होती। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, नंबर 1। और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अदालत कलअदम करार देती है। फिर अदालत ने कुछ बुनियादी सवालात भी उठाए हैं और यह कहा कि इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आजाद करार दिया वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को न सिर्फ नोटिफाई करे बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात जो है वो मखसूस नशिस्तों की हकदार है। और इस सिलसिले में अदालत ने क्या किया कि जो इलेक्शन रूल्स 94 में है उसको कलअदम करार दिया और कहा, और ये जो इलेक्शन रूल 94 है ये मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतल्लिक है। तो अदालत ने यह कहा कि ये इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। इलेक्शन रूल्स जो हैं वो भी इलेक्शन एक्ट की मुताबिकत से ही बनेंगे। तो ये भी इस हवाले से अच्छा, जब इस सवाल का जवाब भी आ गया कि पीटीआई उसके सामने मौजूद थी कि नहीं थी और अब उन्होंने ये भी कह दिया कि आप उसको नोटिफाई करें, तो फिर अदालत ने एक और सवाल उठाया कि चले अगर पीटीआई मौजूद नहीं है तो यह समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब होते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया, जिसके बाद अदालत ने कहा कि फैसले में करार दिया कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है और पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया और ये पीटीआई का दावा यह है कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो उनके ही लोग थे। तो इसलिए पीटीआई के इलेक्शन कमीशन का जो मखसूस नशिस्तों से 1 मार्च का फैसला है उसका कोई कानूनी स्टैंडिंग नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, अदालत ने फिर यही करार दिया। फिर अदालत ने एक और नुक्ते के ऊपर कहा कि दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील की जानिब से जब यह वाजे करने की कोशिश की गई कि किन हालात में पीटीआई के उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की, तो बेंच के कुछ फाजिल मेंबरान ने यानी जजेस ने वकील को रोकते हुए कहा कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस पेश ना करें, कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस पेश करें ना कि पीटीआई का। फिर जजेस ने लिखा बसद एहतराम हमारी राय में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस हालात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शमूलियत पर एक ही मौक़िफ़ अपनाया था। ये कौन रोकता है, ये भी आपको पता है कि काजी फायज ईसा साहब ही हैं। फिर अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई ना मानना भी समझ से बालातर है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना होने पर सिर्फ इंतखाबी निशान लिया जा सकता है, पूरी सियासी जमात को खत्म नहीं किया जा सकता और कानून मौजूद नहीं है। तो इसलिए आप पीटीआई की मखसूस नशिस्तें छीनना उनको एक क्या कहते हैं कि ये इजाफी सजा है जिसको आप नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने काजी साहब के फैसले के ऊपर सवाल उठाया, उसके साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो है वो कंडक्ट के ऊपर भी सवाल उठाया और अगर इलेक्शन कमीशन में थोड़ी सी भी कोई बात हो तो मेरा ख्याल है उनको अब घर चले जाना चाहिए। फिर एक सवाल उठा के जी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वजाहत जारी की थी, तो फिर काजी साहब ने रजिस्ट्रार को खत लिख के 9 सवालों के जवाब मांगे। आज तफसीली फैसले में उसका भी जवाब आ गया। तो उन्होंने कहा कि लिखा कि मुख्तसर फैसले की पैराग्राफ 10 के इलेक्शन की वजाहत दरखास्त दी। मुख्तसर फैसले के पैरा 10 के तहत इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की दरखास्त दी थी जिस पे हमने वजाहत जारी कर दी, जिसकी समाअत की कानूनी तौर पे जरूरत थी और ना ही फ्रीकैन को कानूनी तौर पे सुनना लाजिम था। तो मेरा ख्याल है काजी साहब को भी उनके 9 सवालों के जवाब मिल गए होंगे और इसके साथ ही अदालत ने इस फैसले को उर्दू के अंदर जो है वो जारी करने का और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म दे दिया है। अब पता नहीं कि उर्दू किस वजह से है या किसको अंग्रेजी की समझ नहीं आती। अब इस हवाले से 1-2 बातें और इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे जो सरकारी तर्जुमान है जिसमें मुनीफ फारूक है वो ये कह रहे हैं जनाब कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। बिल्कुल ना करें। हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं जी क्योंकि कहा जा रहा है जी ये जो जजेस हैं इन्होंने तहरीक इंसाफ का फैसला लिखा है, आप ना करें। पाकिस्तान के लोगों को तो पता है फैसला क्या है। तो अगर आप अदालत को, मुल्क को, आइन को तबाह कर रहे कर लें। दुनिया तो देख रही है जजेस का काम फैसला देना था, उन्होंने दलेरी के साथ दबंग फैसला दिया है, बाकी कौम फैसला करे। अब अगली खबर,
खबरें थी कि हाल ही में काफ़ी दिनों से ये स्पेकुलेशन चल रही थी कि DGISI की तब्दीली होने वाली है। फिर कुछ हमारे लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई इस किस्म की तब्दीली नहीं है, मामूल फलां फलां। अब से थोड़ी देर पहले जो है वो नए DGISI का ऐलान कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक जो हैं वो DGISI होंगे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की जगह के ऊपर। वो 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां जो है वो संभालेंगे। इस वक्त वो एडजुटेंट जनरल के तौर के ऊपर जो है वो GHQ में ही फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब एक अहम जो कमान की तब्दीली है वो हुई है। इसका क्या असर आने वाले दिनों के ऊपर पड़ेगा, इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।